जब मेरे पास फ्री लीगल एड, बिकॉज आज संडे था, आज मैंने कई सारे कॉल्स जो है वो हैंडल किए। सुबह यानी अपॉइंटमेंट तो मेरी थर्सडे से हो गई थी, और जो ये वीडियो देखेंगे जिन्होंने आज मुझसे बात की है उनको पता है कि किस तरह से उनकी जो प्रोसेस है और उनका कॉल जो है बहुत लंबा रहा है। ईच जो आज के जो तीनों जो फ्री लीगल एड के लिए मुझे अप्रोच किए थे, उनके सारे के कॉल जो है बहुत लंबे रहे। उनके कई सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे एडवांस में भेजे थे, तो मैंने वो भी पढ़े। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लिंग्विस्टिक इश्यू भी आता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे महाराष्ट्र से ही कॉल आता है। मुझे एक कॉल पंजाब से आया था और एक कॉल मुझे जो हैदराबाद से आया था, तो मुझे तेलुगु, उनको इंग्लिश तो नहीं आती है, पर मैंने उनको कहा कि मुझे तो तेलुगु बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं कोशिश करूँगी भविष्य में, क्योंकि पंजाब का ये तीसरा केस था मेरे पास और हैदराबाद का दूसरा था। तो मैं धीरे धीरे दूसरी जो लैंग्वेजेस है, एटलीस्ट मैं वर्केबल कम्युनिकेशन कर सकूँ उतना मैं सीख जाऊंगी, ताकि मैं उनके साथ बातचीत। हालांकि पर वो लोगों ने मुझे कहा कि उनको हिंदी आती है, थैंक्स टू ऑल बॉलीवुड एंड अपनी जो सीरियल्स चलती है उसकी वजह से उनको हिंदी आती है। तो मैंने उनको कहा कि आप भले पंजाबी में बोले, पर तेलुगु तो मुझे बताना पड़ेगा आपको। पर हालांकि उनको भी हिंदी आती थी, तो उन्होंने जो भी टूटी फूटी हिंदी में मुझसे बात की। तो मुझे ये बोला था कि जो लोग कम्युनिकेट करते हैं, मैंने उन लोगों से भी यही बात करी कि बहुत सारा नॉलेज गूगल से लेकर आते हैं। तो अभी देखो, ऑथेंटिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप लॉयर को जब पूछते हो तो ये पूछते हो कि ये बराबर है, आप उनको काउंटर बताते हो, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी स्टडी है। पर देखो, जब लॉयर जो पढ़ते हैं ना, वो बुक में से पढ़ते हैं जो ऑथेंटिक बुक होती है, जिसके अंदर ऑथेंटिक जजमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर ऑथेंटिक डेफिनेशंस होती है, जो भी ग्राउंड्स के ऊपर हम जो रिलीफ मांग रहे हैं। जैसे कि आज का था कि फैमिली मैटर था, तो फैमिली मैटर में अगर हम डिवोर्स मांगते हैं, तो एक जो है वो म्यूचुअल डिवोर्स होता है, हस्बैंड वाइफ रेडी है, साथ में नहीं रहना है, डिसाइड किया जाए। कॉन्टेस्ट डिवोर्स के अंदर ग्राउंड है कि भाई अडल्ट्री है या डिजर्शन है, क्रूअल्टी है, क्रूअल्टी में मारपीट होती है। क्रूअल्टी हर तरह की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है फिजिकल क्रूअल्टी हो, मेंटल क्रूअल्टी भी हो सकती है। डिजर्शन में हो सकता है हस्बैंड या वाइफ, समझो कि वाइफ रह रही है, हस्बैंड निकल गया कहीं हिमालय पे जाने के लिए, उसने दुनिया यानी सांसारिक जीवन को त्याग दिया, या फिर वो वाइफ को छोड़ के अपने माँ बाप के पास वापस चला गया, वाइफ को अकेला छोड़ दिया, या फिर यानी कि उसकी जो समाज के अंदर जहाँ पर वो पति पत्नी रहते थे, वहाँ से उसने अपने आप को निकाल लिया, अलग कर लिया, तो डेजर्शन होता है। ऐसा 2 साल तक चलता है, तो ये भी एक ग्राउंड होता है। क्रूअल्टी भी एक ग्राउंड है, उसी तरह अडल्ट्री भी एक ग्राउंड है। अभी आज जब मेरी बात हो रही थी, तो मुझे समझ में आया कि उनको अडल्ट्री का मीनिंग ही नहीं पता है। तो अडल्ट्री का मीनिंग अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो दी गई है डेफिनेशन, उसके मुताबिक जो देखते हैं, तो हिंदू कानून के मुताबिक हस्बैंड और वाइफ जब भी शादीशुदा होते हैं, तब वो किसी और के साथ रिलेशन करते हैं, समझो कोई भी एक स्पाउस जो है वो किसी और के साथ रिलेशन जो रखते हैं, उससे अडल्ट्री कहा जाता है। यानी कि आप एक रिलेशन में हो, ऑलरेडी एक कमिटमेंट में हो, शादी के कमिटमेंट में हो, आपने उस शादी के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, अलग से एक दूसरा रिश्ता रखा है, तो उसे अडल्ट्री कहा जाता है। और उस अडल्ट्री के दौरान हो सकता है कि फीमेल जो है कंसीव करे और बच्चे भी पैदा हो सके। तो बच्चे के लिए जब बात आती है, तो जैसे कि डीएनए टेस्ट होता है, और डीएनए टेस्ट भी इतनी आसानी से नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइवेसी का एक जो आर्टिकल दिया गया है, उससे हम बच्चे की प्राइवेसी को भी डैमेज नहीं कर सकते हैं। तो डीएनए टेस्ट कराना इतना इजी नहीं है, बहुत सारा उसका जो स्टेज है वो क्लियर करना पड़ता है। पर वो जो है अडल्ट्री, जो मीनिंग है कि शादी में रहते हुए किसी और के साथ अफेयर करना, किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहना, वो अडल्ट्री है। जब उस अडल्ट्री के दौरान यानी वाइफ या हस्बैंड रह रहे हैं साथ में, उस अडल्ट्री के दौरान अगर वो प्रेगनेंसी होती है और जब वो बच्चा आता है, तब लेजिटिमेसी यानी कि उसकी जायज़ या नाजायज़ बात के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये अलग बात है। तो अडल्ट्री जो है वो मैंने आपको समझा दिया। और दूसरा जो है बच्चे की लेजिटिमेसी की बात आती है कि भाई बच्चा जो है वो किसका है, उसकी जो कानूनन उसका जो बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स है वो कौन है, उस पे बात होती है। तो वो अलग हो जाता है। हालांकि वो अडल्ट्री का पार्ट ही है। जब हस्बैंड जो है वाइफ पे अडल्ट्री का केस करता है, तो इट्स अ पार्ट है उसका
कि भाई अडल्ट्री का जो ग्राउंड है ना, उसका जो सपोर्ट है वो ये है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, राइट, और उसके लिए वो डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। तो अडल्ट्री एक ग्राउंड है जिसका रीजन अडल्ट्री का जो वजह है वो ये हो सकता है। पर अडल्ट्री किसी के साथ रिश्ता रख के बच्चा पैदा करना, उसका मतलब अडल्ट्री नहीं होता है। बिना बच्चे पैदा किए भी अगर हस्बैंड या वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर है तो वो अडल्ट्री काउंट होती है। हाँ, पर अडल्ट्री को साबित करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो जो भी एलिगेशंस हम दूसरे स्पाउस पे या दूसरी पार्टी पे लगाते हैं, उसको प्रूफ करने की जो जिम्मेदारी होती है वो जो ये एलिगेशन लगाता है उस पर होती है। तो अगर हस्बैंड ये बोल रहा है कि मेरी वाइफ से मुझे डिवोर्स चाहिए और उसका ग्राउंड अडल्ट्री है, तो कोर्ट जो है वो उनको बोलेगा कि आप एविडेंसेस लाइए, आप जो है सबूत बताइए कि आपकी वाइफ है जो दूसरे के साथ रिलेशन में है, या वाइफ ने डिवोर्स मांगा है अडल्ट्री के ग्राउंड में, तो हस्बैंड को हस्बैंड के ऊपर तो वाइफ को बोला जाता है कि आप कोई एविडेंसेस दीजिए। यानी कि अगर समझो कि वो लोग चैट करते हो, कहीं पर मिलते हो, ऐसी कोई एविडेंसेस हो तो वो वहाँ पे उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं कोर्ट में। तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे गूगल से जो नॉलेज, मैं ऐसा नहीं बोलती कि गूगल का नॉलेज ख़राब है, पर हम बिट्स एंड पीसीस को जॉइंट करते हैं तो फिर ठीक तरह से वो जिक्सॉ पीसेस की तरह नई लाइफ बनती है, राइट। इसके लिए थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है, फोकस स्टडी करनी पड़ती है, और जो कानून के अंदर जो रेमेडी हम मांग रहे हैं तो हम उसी कानून के अंदर उन चीज़ों की क्या डेफिनेशन दी गई हम उनकी भी बात करते हैं। तो मुझे ज़रूरी लगा कि ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें कि जिनके बारे में हमको बिट्स एंड पीसेस में नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। और कई बार क्या होता है कि हम वो नॉलेज लेके हम तो अपनी मान्यता बना लेते कि नहीं भाई ऐसा ही होता है, पर ओरिजिनली वैसा नहीं होता है। और चीज़ें जो है कोर्ट के अंदर एक प्रोसेस से चलती है। अगर हम बात करते कई साल गुजर गए, पर कई साल गुजरे उसमें आपका केस फाइल करना, सामने वाले का आना, रिस्पॉन्स करना, फिर आप एविडेंसेस रख लो, फिर उनके एविडेंसेस है, फिर आप विटनेसेस बुला रहे हो, फिर विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिन हो रही है, फिर उनके विटनेस है, फिर हम उनके विटनेस की क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, फिर हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, फिर हम राइटिंग में आर्ग्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद जब है वो ऑर्डर पे आता है, यानी कि हुक्मनामे पे आता है, फाइनल ऑर्डर पे। अगर इसके बीच में कोई इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन चल रही है, मेन एप्लीकेशन तो बाजू पर है, पर समझो डिवोर्स की चलते चलते वाइफ बोलेगी डिवोर्स को तो बहुत टाइम लगेगा, उसके बीच में मुझे मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए मेंटेनेंस चाहिए, तो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन चालू हो जाएगी, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। तो जब तक उसके भी वही स्टेजेस होते हैं जो पूरे करने हैं, और फिर हम ओरिजिनल पे आते हैं। तो कानून के अंदर जो स्टेजेस दिखाए गए हैं उनके अंदर थोड़ा वक्त लगता है, और हम आज जानते हैं कि कोर्ट्स के अंदर कई सारे पेंडिंग केसेस है। इसीलिए आप देखोगे कि फैमिली कोर्ट में जब हम जाते हैं तो मीडिएशन जो है वो पहला स्टेप होता है कि अगर ये लेवल पे आपके केस, आपकी जो उलझने हैं अगर सुलझ सकती है तो आगे आपको उतना टाइम डिवोट ना करना पड़े। पर कोर्ट में कई सारे केसेस पेंडिंग है, उसकी वजह से वक्त लगता है, और हर स्टेज जो है हमको जो लीगल उसकी पैरामीटर्स दिए हैं वो हमको पूरे करने पड़ते हैं, तो टाइम भी इसमें लगता है। हाँ, बहुत लगता है, एक्स्ट्रा लगता है, तो हम बात कर सकते हैं, जज साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको थोड़ी थोड़े कम दिनों की हियरिंग दे, ताकि हमारी हियरिंग को थोड़ी एक्सपेडाइट करे, जल्दी जल्दी चलाए, वो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई ऐसी अर्जेंसी है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा केस फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, या पर वैसी अर्जेंसी हमें दिखानी पड़ती है। तो ये सारी थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा था कि मैं आपके साथ बात करूं, तो मैंने बात की। अगर कोई जानकारी आपको काम की लगती है और आपको लगता है कि आपके जान पहचान वाले को काम की हो सकती है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, नमस्ते।